Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and in this session I am going to explain you the structure of a band 7 essay. I know many of you are looking forward to achieving band 7, however you are unable to. If you would have watched all my sessions, राइटिंग वाली प्लेलिस्ट सारी देख ली होती या सेशंस देख लिए होते तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में अभी ना रहता, बिकॉज पिछले 6-8 महीनों में जितनों ने भी हमारी प्लेलिस्ट देखी है सबके रिजल्ट्स डेफिनेटली आए हैं जो उन्हें चाहिए थे. अगर अभी तक भी नहीं देखी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ प्लेलिस्ट के बारे में डिटेल में कि कैसे आप देख सकते हो. गाइज ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि 7 बैंड एसे का स्ट्रक्चर क्या होता है. अब देखो इसमें कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, per paragraph how many number of words we should write, every single thing will be explained. And how do we need to frame introduction, बॉडी पैराग्राफ 1 कैसे लिखना है, बॉडी पैराग्राफ 2 में कौन सी टेक्निक यूज करनी है, एंड कंक्लूजन. ऑन द बेसिस ऑफ अ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग लाइक सच. सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर द वीडियो विद अदर्स. अगर ये वीडियो अच्छी लगे एंड में जाके ज़रूर शेयर करना. स्टार्ट करते हैं सेशन. सो गाइस स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे बात करें कि बैंड 7 वाले एसे का क्या स्ट्रक्चर होता है ना. अगर हम बैंड 7 एसे की बात करें तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि बैंड 7 आ जाए. सबसे पहली चीज़, अगर आपको क्राइटेरिया नहीं पता, असेसमेंट क्राइटेरिया नहीं पता, डैट मीन्स आपको कुछ भी नहीं पता. यार सबसे ज़रूरी चीज़ है, एग्जामिनर आपको कैसे बैंड स्कोर देते हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है. इसी के बेसिस पे यू कैन डिसाइड व्हाट लेवल यू आर एट. सो बेसिकली देर आर 4 थिंग्स विच वी नीड टू फोकस ऑन. फर्स्ट इज टास्क रिस्पॉन्स, second is coherence and cohesion, third is lexical resource and fourth is GRA. इतना फॉर श्योर है कि सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें कौन सी हैं. फर्स्ट इज टास्क रिस्पॉन्स एंड सेकंड इज GRA. अगर ये दोनों आपके वीक हैं तो 7 तो छोड़ो, 6.5 भी नहीं आ सकते, 6 भी नहीं आ सकते. रीज़न बताते हूँ. यार देखो टास्क रिस्पॉन्स का मतलब होता है क्वेश्चन के मीनिंग को समझना और जो क्वेश्चन पूछा गया है वही आंसर करना है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रामायण में कौन कौन से कैरेक्टर्स थे और आप रामायण की कहानी बता रहे हो, प्लॉट बता रहे हो, तो आंसर गलत हो जाएगा. यही होता है टास्क रिस्पॉन्स. मतलब कि अगर हमें ये नहीं पता कि क्वेश्चन में आंसर क्या करना है, व्हाट इज द क्वेश्चन डिमांडिंग, टास्क रिस्पॉन्स वीक हो जाएगा. और अगर टास्क रिस्पॉन्स वीक हो जाएगा तो क्वेश्चन के आपके जो आंसर आपने लिखा है उसकी कोई तुक्की नहीं बनती. डैट मीन्स कि टास्क रिस्पॉन्स सबसे इंपॉर्टेंट असेसमेंट क्राइटेरिया है. अब जब क्वेश्चन समझ आ गया, आइडियाज आपके माइंड में हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ग्रामर चाहिए. और अगर ग्रामर नहीं है यू विल नॉट बी एबल टू राइट एन एसे. डैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड, टास्क रिस्पॉन्स एंड GRA, these 2 are the most, ठीक है, significant criterias for getting a band 7, ठीक है, in your essay. Okay, now बात करते हैं कोहेरेंस, कोहेजन एंड लेक्सिकल रिसोर्स की. कोहेरेंस का मतलब होता है आप जो भी आइडियाज हैं आपको उनको लॉजिकली लिखो और एक लॉजिकली सिंक बनाओ उसका. 1 by 1 आपने सारी चीज़ें लिखनी है. देन वी हैव लेक्सिकल रिसोर्स. लेक्सिकल रिसोर्स यूज होता है वोकैब के लिए, ठीक है, वोकैबलरी के लिए, कि जो भी चीज़ें कर रहे हो. देखो अगर हेल्थ रिलेटेड ऐसे है तो हेल्थ रिलेटेड वोकैब यूज़ करो. अगर यही ऐसे आपका एनवायरनमेंट रिलेटेड है उसी के रिलेटेड, टूरिज्म रिलेटेड उसी के रिलेटेड वोकैब यूज़ करो. और अगर आपको नहीं पता इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होने, सो प्लीज़ गो थ्रू माई वोकैबलरी प्लेलिस्ट. देयर इज़ अ प्लेलिस्ट ऑन माई यूट्यूब चैनल और उस प्लेलिस्ट का नाम है वोकैबलरी फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग. अगर आप वो प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि कैसे यूज़ करनी है वोकैबलरी. ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे क्राइटेरियाज की. एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया. पर अब हमें अगर बैंड 7 ऐसे लिखना है तो क्या हमें स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए. इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, कंक्लूजन. ज़्यादातर हर एक ऐसे में 4 पैराग्राफ स्ट्रक्चर ही रहेगा टोटल, जिसमें इट इज़ गोइंग टू बिगिन विद इंट्रोडक्शन एंड इट विल एंड एट कंक्लूजन. एक्सेप्ट 2 essay types, एक है एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस एंड दी अनदर वन इज
एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट वाला, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। अगर टू व्हाट एक्सटेंट आ गया या एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस आ गया तो खुद ही समझ जाओ कि किसी भी एक पॉइंट को, किसी भी एक साइड को हमें ज़्यादा, एक साइड की तरफ ज़्यादा बायस्ड होना पड़ेगा। अब जिस साइड की तरफ ज़्यादा बायस्ड है तो वहाँ पे हमें उसी के एविडेंस भी तो ज़्यादा देने पड़ेंगे ना। अगर मैं किसी को ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ तो जिस भी साइड को ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ तो उसके लिए 2 पैराग्राफ्स बनाने हैं, जिस साइड को कम कर रही हूँ उसके लिए 1 पैराग्राफ बनाना है। सो उस केस में हमारे 3 पैराग्राफ्स बनते हैं, बॉडी पैराग्राफ 3 ऐड हो जाता है, अदरवाइज कभी भी बॉडी पैराग्राफ 3 नहीं ऐड होता। खाली 2 ही एसेज में बॉडी पैराग्राफ 3 ऐड होता है, एक है हमारा टू व्हाट एक्सटेंट एंड अनदर वन इज एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में करना क्या है यार, देखो व्हेन इट कम्स टू इंट्रोडक्शन, सो इंट्रोडक्शन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले क्वेश्चन को पैराफ्रेज करो, स्टेटमेंट को, उसके बाद अपना ओपिनियन दो अगर ओपिनियन पूछा गया है तो, और फिर आउटलाइन करो कि अगर आपका ये ओपिनियन है तो क्यों है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वी हैव अ क्वेश्चन, some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school. So वो clearly बोल रहे हैं some experts, experts के लिए we can use scholars, we can use intellects. Intellectuals, scholars, ठीक है। सो सम की जगह अ फ्यू। देखो पैराफ्रेज करना बहुत ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप ही पैराफ्रेज करना, और मैं बता रही हूँ मैं कैसे करती हूँ। आई डू इट लाइक दिस, अ फ्यू, ठीक है, सम स्कॉलर्स, ठीक है, या इंटेलेक्चुअल्स। बिलीव की जगह वी कैन यूज सो मेनी वर्ड्स, रेकन, असर्ट, थिंक, ओपाइन, डीम, कंसिडर, कुछ भी यूज कर लो। That it is better for children to begin learning a foreign language at primary school. Begin के लिए यूज कर सकते हैं initiate या commence। यार अगर इस तरीके से पैराफ्रीजिंग करके यहीं पे ऊपर वर्ड्स लिख लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। दिस इज व्हाट आई डू। इससे थ्रू आउट द ऐसे जब भी मैंने कोई वर्ड यूज़ करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती और मुझे वो वर्ड्स ऑलरेडी याद रहते हैं। क्यों याद रहते हैं? बिकॉज वो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वाले शीट पे या प्लानिंग के टाइम में लिख लिए हैं। ठीक है, इट इज़ बेटर फॉर चिल्ड्रन, इट इज़ आइडियल फॉर चिल्ड्रन, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, हम ये यूज़ कर सकते हैं, आइडियल, बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की जगह यू कैन यूज़ लर्नर्स, यू कैन यूज़ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बात तो स्कूल की ही हो रही है ना, सो वी कैन यूज़ लर्नर्स, वी कैन यूज़ प्यूपिल्स, वी कैन यूज़ स्टूडेंट्स। टू बिगिन की जगह टू कमेंस लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। अब लर्निंग की जगह क्या कह सकते हैं? टू बिगिन स्पीकिंग अ फॉरेन लैंग्वेज। ओके, और लर्निंग के लिए और क्या यूज कर सकते हैं? टू बिगिन गेनिंग द नॉलेज ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। ये कह सकते हैं ना, टू बिगिन गेनिंग द नॉलेज ऑफ अ न्यू लैंग्वेज। ठीक है, ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज, ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज एट प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल की जगह एलिमेंट्री स्कूल। अब ये सारे वर्ड्स के लिए ना, अगर आप सोच रहे होगे कि ये तो मैम वीडियो बना रही है तो मैम ने पहले से वर्ड सोचे होंगे, लिख के देखे होंगे कहीं पे, सो आई स्वेयर गाइस कहीं नहीं देखे और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप 30 एसेस कर लोगे ना, ऐसे एक दो बार एग्जाम दे दोगे और अपना 100% लगा चुके होगे तो हो जाएगा। इट्स बिन 10 ईयर्स और इवन आई वुड से मोर देन 10 ईयर्स आई हैव बिन टीचिंग, तो ये सब चीज़ें तो ऐसे पता चल जानी चाहिए। ठीक है, रादर देन की जगह यू कैन राइट इंस्टेड ऑफ। ठीक है, और यू कैन राइट एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, और यू कैन राइट हाई स्कूल। सेकेंडरी स्कूल की जगह हाई स्कूल भी लिख सकते हो। सो सिंपली मैंने क्या करा, पैराफ्रेज करा। क्वेश्चन में उन्होंने कोई भी बस एक स्टेटमेंट दे दिया, दैट मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेटर है चिल्ड्रन के लिए कि वो याद करना, समझना, सीखना शुरू करें अ फॉरेन लैंग्वेज एट एन एलिमेंट्री स्कूल rather than
हाई स्कूल और एज कंपेयर टू अ हाई स्कूल, तो उन्हें तब याद करनी चाहिए, ठीक है, सीखनी चाहिए। सो अब क्या आप मानते हो, अब यहाँ पे उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट स्टेटमेंट। आप इजीली इसे 2 पैराग्राफ्स में बना सकते हो अगर आपको लगता है। इसे आप एक ना ओपिनियन एस्से की तरह लोगे कि आपको क्या लगता है, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे आप अपना ओपिनियन दोगे। आई ऑल्सो फुल स्टॉप के बाद आप लिखोगे इन माई परस्पेक्टिव द अबव व्यू इज टोटली, the above view totally makes sense। क्यों above view totally? the above assertion totally makes sense। why? because आपने clearly explain करना है। in my perception the above view totally makes sense और certainly makes sense because द चिल्ड्रन, ठीक है, द चिल्ड्रन और द टॉडलर्स। अब यहाँ चिल्ड्रन पता चल गया कि प्राइमरी स्कूल में सीख रहे हैं तो हम टॉडलर्स भी लिख सकते हैं, बिकॉज द टॉडलर्स आर, ठीक है, कैन लर्न न्यू वर्ड्स इजिली एज कंपेयर टू द चिल्ड्रन इन सेकेंडरी स्कूल। रीजन क्या होगा? रीजन हम वहाँ पे आउटलाइन करना बड़ा जरूरी है, हमने एक ही रीजन देना है इंट्रोडक्शन में। बिकॉज द टॉडलर्स कैन अटेन अ न्यू लैंग्वेज इजिली इन द प्राइमरी स्कूल। क्यों अटेन कर सकते हैं? एज द सिलेबस इज लेस, as the theoretical subjects, as the burden of studies is less during this time। यही तो होता है ना, ड्यूरिंग द फॉर्मर टाइम, ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ स्कूल, बर्डन जो होता है स्टडीज़ का वो कम होता है एज कम्पेयर टू हायर क्लासेस। दैट्स वाई उन्हें इसी टाइम सीखनी चाहिए। सो आपने क्लियरली अपना पॉइंट देना है। तो अभी हमें क्या समझ आया इससे कि हमने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पैराफ्रेज करना है, जो मैंने समझाया कैसे, उसके बाद ओपिनियन देना है इन माय पर्सपेक्टिव, और ओपिनियन को आउटलाइन करना। आउटलाइन करने का मतलब होता है जो भी आपका ओपिनियन है उसके लिए रीजन दो, खाली एक ही रीजन लिखनी है इंट्रोडक्शन में। अब आपने क्लियरली बोल दिया कि आपको ऐसा ही लगता है, तो रीजन 1 आप बॉडी पैराग्राफ 1 में एक्सप्लेन करोगे एंड रीजन 2 बॉडी पैराग्राफ 2 में एक्सप्लेन करोगे। रीजन 1 के लिए सबसे पहले आप बताओगे रीजन 1 क्या है फर्स्ट लाइन में, फिर उसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप एज, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू यूज कर सकते हो। फिर उसी रीजन को इलेबोरेट करोगे। इलेबोरेट करने के लिए आपने क्या करना है? इलेबोरेट करने के लिए मोर ओवर, फर्दर मोर यूज करके, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा के, नहीं तो एक कंडीशनल सेंटेंस यूज करके इलेबोरेट कर लो। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल प्रेफरेबली आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देन सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में रीजन 2 दोगे और यहाँ पे थर्ड कंडीशनल आप यूज कर सकते हो। जो ये मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ 7 बैंड तो आने ही आने हैं स्ट्रक्चर से फॉर श्योर। I have used the same and like incorporated good vocab in my essay and I scored band 8। So डेफिनेटली आएंगे, बस ये फॉलो करना है एंड प्रॉपरली प्रैक्टिस करके जानी है और अपने एसेज को प्रोफेशनल करेक्शंस करानी हैं। घर बैठे बैठे खुद चेक करोगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता ही नहीं चलेंगी। आप चाहे रीडिंग, लिसनिंग सब कुछ आप कर सकते हो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग। ग्रामर भी आप वीडियोस देख के मेरी कर सकते हो, एक वीडियो मैं बताने वाली हूँ, मैं आगे आएगी वो। बट आपको करना क्या है? राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए आपको प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए। आपको चाहिए कि कोई आपको करेक्ट करे, कोई आपको आपकी गलतियां बताए, तभी तो आप वो दोबारा रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। सो ये DEEE यूज करना है अपने बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में। एक एक रीजन भी दोगे मोर देन इनफ है। ऐसा नहीं है कि मैं हर एक अपने बॉडी पैराग्राफ में 2-2, 3-3 रीजन देती हूँ। आई नेवर रेकमेंड एनी स्टूडेंट टू गिव और टू स्टेट मोर देन 2 रीजन्स इन 1 बॉडी पैराग्राफ। सो 1 रीजन इज मोर देन इनफ। 2 रीजन्स दे सकते हो पर 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं देनी है। जब रीज़न सिंगल भी दे रहे हो ना तो भी उसे एक्सप्लेन करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि साथ में एक कोई रीज़न उसके माइनर वाली कोई रीज़न आ जाएगी, उसी से रिलेटेड कोई रीज़न आ जाएगा। सो बॉडी पैराग्राफ 2 में रीज़न 2 देना है, उसके बाद थर्ड कंडीशनल सेंटेंस आएगा। पहले आपने एक्सप्लेन करना है, एलैबोरेट करने के लिए थर्ड कंडीशनल और एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल देना मस्ट है दोनों बॉडी पैराग्राफ में। डैट मीन्स हर एक ऐसे में एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स होने चाहिए इन ईच बॉडी, मतलब ठीक है 2 एग्जाम्पल्स 1 इन ईच बॉडी पैराग्राफ, ठीक है। दिस इज द वे यू नीड टू डू। लास्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन कुछ भी नहीं है, जो भी इंट्रोडक्शन में लिखा ना बस उसे ही कंक्लूड करके उसे रिफ्रेज कर देना है। सो अगर आपने इंट्रोडक्शन में लिखा यहाँ पे सम एक्सपर्ट्स वाला, तो आप सिंपली लिख सकते हो इन कंक्लूजन माई ओपिनियन ऑल्सो फॉल्स विद द नोशन ऑफ
children learning a foreign language, attaining a second language in the junior classes as compared to senior classes, or in the junior classes लिख दो खाली, attaining a second language in the junior classes, as this is the time when they are more keen learners, or this is the time when they are keen learners, और when they can learn a language easily. So बस आपने पैराफ्रेज ही करा और कुछ नहीं करा, जो भी इंट्रोडक्शन में लिखा है उसी को ही अपने वर्ड्स में जाके कंक्लूजन में लिख दो, रीफ्रेज कर दो, बस दैट्स इट. दिस इज द वे वी नीड टू राइट कंक्लूजन. अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नंबर ऑफ वर्ड्स बताने वाली हूँ. सो इंट्रोडक्शन में टेंटेटिवली जब आप आउटलाइन भी कर देते हो तो 55 to 60 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मोर देन इनफ. बॉडी पैराग्राफ 1 में 100 to 110 वर्ड्स होने चाहिए. सेम बॉडी पैराग्राफ 2 में भी 100 to 110 वर्ड्स होने चाहिए. एंड बॉडी पैराग्राफ 3 अगर बनेगा तो यहाँ वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ. कंक्लूजन अगर हमारा होगा तो कंक्लूजन में हमारे 30 to 40 वर्ड्स. दैट मीन्स अगर टोटल आप हायर साइड वाला भी करते हो तो 220 एंड 40 260 एंड 60, ठीक है, 260 एंड 60 320, ये भी हायर साइड है, बट ये आपका अराउंड 320 वर्ड्स तक बनेगा, विच इज़ मोर देन इनफ. बट यही आपको 3 पैराग्राफ्स अगर एक ऐसे में लिखने हैं तो पर पैराग्राफ 70 to 80 वर्ड्स हो जाएंगे, नॉट मोर देन दैट. सो दिस इज द वे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैंड 7 essay. सिंपली स्पीकिंग, पहले इन दोनों क्राइटेरियाज पे फोकस करो, टास्क रिस्पॉन्स पे अपनी आइडिया जनरेशन इंप्रूव करो. उसके लिए भी मेरी एक प्लेलिस्ट है जो जाके आप फॉलो करो. सेकंड, आपने फोकस करना है ग्रामर पे, क्योंकि अगर ग्रामर वीक है तो कोई भी आइडिया एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे. थर्ड एंड फोर्थ यू हैव टू फोकस ऑन, थर्ड ऑन कोहेरेंस एंड कोहेजन एंड फोर्थ ऑन लेक्सिकल रिसोर्सेज. कोहेरेंस कोहेजन के लिए मेरा बहुत अच्छा मेथड है विच इज बैंड्स ब्लू. अगर कुछ भी प्रॉब्लम है राइटिंग से रिलेटेड, सो सिंपली स्पीकिंग आइल्स मेड इजी के यूट्यूब चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट देखो, राइटिंग टास्क 2 वाली प्लेलिस्ट, और आपको सारी की सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में बताना कि अच्छी लगी या नहीं लगी. अगर नहीं भी लगी तो क्यों नहीं लगी, और कोई एक ऐसा फीडबैक ज़रूर देना जो आप चाहोगे कि मैं अपने में इम्प्रूव करूं, जिससे कि मैं आपको और अच्छी तरह हर एक चीज़ समझा पाऊंगी. दिस आई रियली वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. आप मुझे अगर कितने टाइम से भी देख रहे हो ना, तो आपको पता है मैं कैसा पढ़ाती हूँ. सो अगर आपको लगता है कि कुछ मुझे चेंज करना चाहिए, सो डू लेट मी नो. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. If you need help in any other IELTS topic, we have created hundreds of videos and almost covered every topic in IELTS. So you go to our home page and there you can see multiple tabs on top of the screen, and go to the playlist tab, and there you can see there are playlists for every type of video. There is playlist for writing, there is playlist for reading, there is playlist for idea generation. So you can check out what you want and you can watch that video and clear your concepts.